हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल TG2 का पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसमें आपको 10 तारीख की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के आधार पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। तो यहाँ पर बोला है 12 ओम निर्धारित रेटिंग के 3 प्रतिरोधक सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सर्किट का नेट प्रतिरोध क्या होगा? जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो आर इक्विवेलेंट होता है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर 3 प्रतिरोध की बात कर रहा है और तीनों 12-12 ओम के हैं, तो मतलब समान रेटिंग के रेजिस्टेंस हैं। तो 3 × 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 36 ओम। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है भूसंपर्कन अर्थिंग के साथ साथ रक्षात्मक चालक हेतु किस रंग के तार को अधिमान्यता दी जाती है? तो इसने बोला है जो अर्थ वायर होता है उसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है हरे कलर का, ग्रीन कलर का होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है? तो इंड्यूस ईएमएफ की दिशा कौन सा नियम बताता है? तो राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अगर यहीं पर मोटर की बात करता तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम करेक्ट आंसर करते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है जनरेटर की बात, तो राइट हैंड रूल कार्य करता है फ्लेमिंग का, तो इसे ध्यान रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चौथे क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आपका नेट रेजिस्टेंस निकालना 4 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में जुड़े हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा 1/R इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह हम लगाते जाएंगे, लेकिन 4 हैं तो यहाँ पे समान रेटिंग के हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे समान रेटिंग के 4 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यहाँ पे 8 कर लीजिएगा। 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 8 ओम के 4 रेजिस्टेंस जब समान रेटिंग के चारों की 8 ओम, तो 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। बाई मिस्टेक यहाँ पे 8 ओम था, तो ध्यान रखेंगे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है अधिक प्रभाव मार्ग स्पिलवे जिसे कहते हैं डैश विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा है स्पिलवे किस पावर प्लांट से संबंधित है? तो स्पिलवे का यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, जल विद्युत प्लांट में यूज किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कम रखाव वाली मोटर है? मतलब जिसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, वो कौन सी मोटर है? जल्दी से आंसर करें। तो आप सभी राइट आंसर करेंगे डीसी सीरीज मोटर। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, जो कि ट्रैक्शन पर्पज़ के लिए यूज की जाती है और इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये बिना लोड के नहीं चलाई जाती है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 7वां क्वेश्चन है किस सर्किट में सर्किट के किसी भी बिंदु पर धारा का समान होती है? तो मतलब इसने बोला है हर एक बिंदु पर धारा समान होती है, तो वो किस सर्किट में होती है? तो आप सभी को पता होगा सीरीज सर्किट में करंट समान होती है, जबकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज समान होता है। तो इसका राइट आंसर करेंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है इनमें से? तो देखो इस्पात लोह चुंबकीय पदार्थ है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का प्लेटिनम। तो नहीं पूछा था कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 9वां क्वेश्चन है एनर्जी मीटर ऊर्जा माप मीटर KWH डैश का माप यंत्र है। बताओ किसका माप यंत्र है? तो ये है इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है समाकलनी प्रकार। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है कौन सा भारतीय विद्युत
आई नियम भूसंपर्कित और भूसंपर्कित उदासीन चालकों की पहचान तथा उनमें स्विच और कटआउट की स्थिति का वर्णन करता है। देखो आई रूल से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आई रूल से संबंधित क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देख कर जाएँ। तो ये संबंधित है नियम संख्या 32 से 32 से। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन। 11वें क्वेश्चन का आंसर जवाब दें जल्दी से। निम्न में से कौन भाप पावर स्टेशन मतलब स्टीम पावर स्टेशन का इस हिस्सा नहीं है? तो मतलब कौन सा इसमें से पार्ट है जो स्टीम पावर प्लांट का नहीं है? तो आप सभी को पता होगा पेनस्टॉक, जिसे पातनल कहते हैं। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का हिस्सा है, जबकि स्टीम पावर स्टेशन का नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और सभी इनमें से ये तीनों ये स्टीम पावर स्टेशन के हिस्से हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बताओ, इसने बोला है प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में तो किस वोल्टेज का यूज नहीं किया जाता है, किस वोल्टेज लेवल का? तो सभी को पता होगा 33 kV वोल्टेज को प्राइमरी ट्रांसमिशन में यूज नहीं करते हैं, जबकि 400 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट ये आपके यूज किए जाते हैं वोल्टेज लेवल। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। 13 क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। निम्न में से कौन सी मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है? मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो कौन सी मशीन है इनमें से? तो सभी राइट आंसर लगाएंगे। कौन सा? जनरेटर। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि यहाँ तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है जनरेटर, लेकिन यहीं पर पूछा जाता इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो करती है विद्युत मोटर। तो उसे भी साथ ही साथ ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14 क्वेश्चन है, एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे कहते हैं व्यवहांतर। तो पोटेंशियल कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। 15 क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से। गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? इसने बोला है नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल जनरेशन होते हैं, तो वो उसमें से कौन सा सोर्स उपयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जबकि सूर्य, पवन और ज्वारीय तो ये तीनों का यूज किया जाता है गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में। तो इसने पूछा था कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है, वो है नाभिकीय। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। 16वें क्वेश्चन का आंसर जवाब देंगे जल्दी से। अग्नि के किस वर्ग में शुष्क चूर्ण शामक का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से आंसर बताएं। ड्राई पाउडर शामक का, अग्नि शामक का मतलब प्रयोग किया जाता है, कौन सा किस वर्ग का है वो? तो करेक्ट आंसर है वर्ग डी। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसे ध्यान रखेंगे। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उत्पादन केंद्रों में निम्न में से किस वोल्टता का स्तर प्रयोग किया जाता है? तो इसने बोला है जो जनरेशन होता है सब स्टेशन पर, तो वहाँ पर किस वोल्टेज लेवल का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को 11 kV पर जनरेशन होता है ज़्यादातर इंडिया में। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। यदि एक 100 ओम के प्रतिरोधक से 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित होती है तो इस पर वोल्टता का मान ज्ञात करें। सॉरी, ये 100 एम्पियर नहीं है, सॉरी 100 ओम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ओम है, ये 10 ओम है, न कि 100 ओम। तो करेक्ट आंसर देखेंगे अब। तो आप सभी को पता है बी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। अब यहाँ पे बी है आपका, सॉरी यहाँ पे आई है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। तो 10 इंटू 2 करेंगे तो आपको 20 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर 100 वोल्ट होता, 100 ओम का रेजिस्टेंस होता तो इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 200 वोल्ट आता मान। तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है
और 2 एम्पियर की करंट है तो B इक्वल टू आई आर होता है। आई आर में इसमें वैल्यू रखेंगे तो 20 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। जहाँ करेक्शन की ज़रूरत होगी मैं आपको एक्यूरेट बताऊँगा, तो वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, थोड़ा हेर फेर हो सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है? तो परमाणु का केंद्रीय भाग में मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और नाभिक में कौन कौन से वो होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं, जबकि उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल सेट अप एन अपोजिंग फोर्स टू द फोर्स क्रिएटिंग इट इज नोन एज। तो आपको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ जब सेटअप होता है तो वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। तो वो कौन सा नियम है? तो वो है आपका लेंज का लॉ। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है इस बार, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विच पैरामीटर इंक्रीज व्हेन द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज इंक्रीज। तो आपको बताना है किस पैरामीटर के इंक्रीज होने पर डीसी मोटर की स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, ई बी इक्वल टू होता है बैक ई एम एफ इक्वल टू होता है P⁵ZN अपॉन 60, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, तो हम सभी को देखेंगे ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब ई बी बैक ई एम एफ भी बढ़ेगा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 22वां क्वेश्चन है। एज पर BIS स्टैंडर्ड इन लाइट एंड फैन सब सर्किट द मैक्सिमम लोड मस्ट नॉट बी मोर देन। तो आपको बताना है BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लाइट और फैन सब सर्किट का मैक्सिमम लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। बताओ किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगर यहीं पावर सर्किट की बात करता तो 3000 वाट से अधिक नहीं हो सकता, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। और लाइट और फैन सब सर्किट की बात करता है तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 23वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए फ्यूल। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे हम उपयोग में नहीं कर लाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह। तो बताओ फ्यूल की तरह कौन सा यूज नहीं किया जाता निम्नलिखित में से। तो आप सभी को पता है प्लूटोनियम का यूज किया जाता है, इनरिच यूरेनियम का और नेचुरल यूरेनियम U-235, इन तीनों का यूज किया जाता है। लेकिन बोरोन का यूज नहीं किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब फ्यूल के रूप में। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अच्छा, आपको बताना है बोरोन का न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज है। तो बोरोन और कैडमियम इन दोनों का यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रॉड के लिए, तो उसे भी ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विद्युत रोधी इंसुलेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसने बोला है मतलब इंसुलेटर रेजिस्टेंस विद्युत रोधी इंसुलेटर के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो देखेंगे यहाँ पे हम सभी को चेक करेंगे। तो पहला दे रखा है निम्न चालकता, चालकता तो होती नहीं है। बड़े निषिद्ध अंतराल, ये भी बात गलत है। बहुत उच्च प्रतिरोधकता है, ये तो बात सही है, लेकिन इसने पूछा गलत है, तो ये भी बात सही है। अब यहाँ पर देखेंगे धनात्मक ताप गुणांक, तो ये गलत है क्योंकि इसका राइट आंसर क्या करेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, न कि धनात्मक। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इसने गलत पूछा था तो गलत है यही है। इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इंसुलेटर का, और जब कंडक्टर का होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इन बातों को आप सभी ध्यान रखेंगे
25वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबलों में एक प्रकार का सामान्य दोष नहीं है? तो बताओ कौन सा दोष नहीं है वो। अंडरग्राउंड केबल्स की बात कर रहा है, तो सामान्य प्रकार का दोष नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है चालक दोष, मतलब कंडक्टर फॉल्ट कोई नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है और अर्थ फॉल्ट होता है। ये तीनों फॉल्ट होते हैं और सुने भी होंगे आपने, लेकिन कंडक्टर फॉल्ट नहीं सुना होगा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर है। आप सभी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी ने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ एग्ज़ाम से पहले, जो कि आपको एक ही प्ले लिस्ट में दिखाई देंगी और मिल जाएंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।